हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और इसी बीच आपकी ज्योग्राफी जो कंप्लीट हो गई थी उसकी आज मैं ले करके आया हूं महा मैराथन। और ये जो महा मैराथन है, अगर आप ये पूरी महा मैराथन देख लेते हैं तो जो आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वो पूरी कवर हो जाएगी। और जब आप इसको कवर कर लेंगे तो मान के चलिएगा क्लास 7th की ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी मैं उनको अंडरलाइन करता चलूँगा। आप लोगों को एक ही काम करना है प्यारे साथियों, कि आपको अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठना है। जो भी चीज़ें मैं बताता चलूँ इंपॉर्टेंट है उनको अपनी नोट्स में रखते चलिए, क्योंकि आपकी नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हेल्प करेगी। तो प्यारे साथियों, बिना विलम्ब करते हुए आइए चलते हैं अपने पहले चैप्टर पर और देखते हैं पहले चैप्टर हमारा क्या है। पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है परि और एक है आवरण। समझिएगा यही क्या है, आवरण। बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक एक चैप्टर को मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करता चलूँगा, बस आप लोग समझते चलिएगा। परि का मतलब क्या होता है, तो परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरा, अर्थात ऐसा घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। चलिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। देखिए, अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे लिखिएगा, पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। अर्थात अब यही है पर्यावरण क्या है, नोट करिएगा अपने नोट्स में, इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ। अब देखिए, उदाहरण भी मिल गया आपको ना। उदाहरण क्या क्या है, जैसे स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया। अब टीचर बता रहा है, टीचर क्या कह रहा है, टीचर कह रहा है कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े और किताब। तो इसको दो भागों में बांटा गया। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्रकृति जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलो, देखिए ये करंट एनसीईआरटी 2023 और 24 की है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक बहुत बढ़िया सुंदर सा चित्र। पर्यावरण के आपसे पूछता है घटक। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ छोटा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं पहले इसको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या क्या देख रहे हैं, पर्यावरण के घटक में सबसे पहला आपको दिख रहा है प्राकृतिक। ऐसे अपनी कॉपी में बनाइएगा। अब प्राकृतिक घटक में आपको क्या क्या मिला है, जैव मंडल में सजीव आ गया, स्थल मंडल में आपका स्थल आ गया, वायुमंडल में आपकी वायु आ गई और जल मंडल में आपका जल आ गया। है ना पर्यावरण के कितना बढ़िया घटक। चलिए
मानव निर्मित में क्या है? इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, ठीक है, मंदिर मस्जिद है, उद्योग है, ये मानव निर्मित है। अब मानव की कैटेगरी पर हम लोग चलेंगे और मानव के बारे में देखते हैं, मानव से संबंधित। चलिए, जैसे एक व्यक्ति और कई व्यक्ति मिले तो परिवार, बहुत सारे व्यक्ति मिले तो समुदाय बन गया, और सब के क्या होते हैं? अलग अलग धर्म होते हैं। स्कूल में शैक्षिक, देश में आर्थिक और राजनीतिक दोनों गतिविधियां होती हैं। ये मानव से जुड़ी गतिविधियां हैं, याद रखिएगा मेरे साथियों। चलिए, ये सभी को क्या दिखाया गया है? ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी जो है आपके पर्यावरण के घटक हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। चलिए, जीवीय एक शब्द है जिसका मतलब होता है सजीव प्राणियों का संचार, मतलब संसार, सजीव प्राणियों का संसार। जीवीय एक शब्द है जिसका मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, याद रखिएगा। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो पर्यावरण किसका मिश्रण है? क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, और पर्यावरण की परिभाषा भी दी गई है ऊपर। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां आपकी सम्मिलित होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर यानी एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई बार क्वेश्चन बना है, नोट्स में छाप लीजिएगा, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, चलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को और ध्यान से पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से इंपॉर्टेंट चीज़ें, भूमि, जल, वायु, पेड़, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। नोट करिएगा कौन कौन मिलेगा? तो आपका भूमि रहेगी, जल रहेगा, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले परिचित होंगे। आइए अब इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब ऐसे स्थलमंडल, देखिए नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ऐसे लिखिएगा स्थल और ऐसे लिखिएगा मंडल। अब इसके आगे ऐसे लिख लीजिएगा कि क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी क्या है? स्थलमंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। निर्माण किससे है? चट्टान एवं खनिज से। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदानी घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बताया था ना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते चलिएगा। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जहाँ हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। एक आपको चित्र दिखाया गया है, समझिएगा। ये पूरा का पूरा आपका है पर्यावरण का क्षेत्र, ठीक है। देखिए ये है आपका जलमंडल, ये ऊपर है वायुमंडल, ये है स्थलमंडल, और जहाँ इन सब का मिला जुला रूप है वही है आपका जैवमंडल। मतलब कुछ स्थल का हिस्सा, कुछ वायु का हिस्सा और कुछ जल का हिस्सा मिलकर के जैवमंडल का निर्माण होता है। चलिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को जो है थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें चलिए एक चीज़ यहाँ दिखा है, देखिए स्कूल जाते समय आसमान को देखो, आपको बादल, तेज धूप या कोहरा भी दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है,
बहुत ध्यान से समझिएगा। कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए वायुमंडल में अगर परिवर्तन होगा तो मौसम जलवायु में परिवर्तन। ऐसे नोट्स बनेगा, लिखिएगा वायुमंडल और यहाँ लिखिएगा परिवर्तन। अगर यहाँ परिवर्तन हुआ तो कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, तो आपका परिवर्तन किस में होगा बताइए। अभी मैंने बताया था, तो मौसम में होगा और किस में होगा, जलवायु में होगा। ऐसे नोट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल बनाते हैं या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। चलिए, पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है। चलिए पारितंत्र पर चलते हैं और देखते हैं पारितंत्र क्या है, याद करिएगा। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हम दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये आपको एक ताल का पारितंत्र दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? चलिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको छाप लीजिएगा अपने नोट्स में, यहाँ से क्वेश्चन बना है। बिल्कुल बहुत तो संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस मतलब आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अब किसका किसका पारितंत्र होगा? अधिक वर्षा वन का, घास स्थल का, रेगिस्तान का, पर्वत का, झील का, नदी का, महासागर का, छोटे ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। याद रखिएगा। क्या आपको पता है जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? बिल्कुल सही बात है। चलिए एक शब्द यहाँ लिखा है, इम्पॉर्टेंट है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जैसे तुमने किसी को गेहूं दिया और उससे बदले में चावल ले लिया, तुमने किसी को आटा दिया बदले में उससे सब्जी ले लिया, इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। याद रखिएगा, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए मानवीय पर्यावरण पर चलते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है एवं उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था, आसपास को प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अभी आपको बता दिया। व्यापार आरंभ में हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति की। याद रखिएगा। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज द्रुत हो गया। याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाने क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं
वहाँ के भूदृश्यों, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना करके लाएं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ना, पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट, क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? नहीं सोचा है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बताऊंगा जो यहाँ लिखा है, तब चलूंगा। क्या आप जानते हैं, इसको नोट करिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छपता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया, याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। मान लीजिए समुद्र की सतह यहाँ से 6000 किलोमीटर अंदर खोदेंगे तो पृथ्वी की सतह मिलेगी, जो अभी तक असंभव है। सोचिए, यहाँ जो है आपको तेल की खोज में इंजीनियरों ने क्या किया है, 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, जबकि इसका कोई अता पता नहीं। तो इसलिए पृथ्वी को जो इसका अंतिम चरण है पाना बहुत कठिन काम है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए सबसे पहले चित्र की बात करते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिखाया गया है, ये है आपका आंतरिक क्रोड़। क्या है? आंतरिक क्रोड़। सबसे ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये है परपटी। इसके अंदर जो थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है, ये है स्थल मंडल। जो येलो कलर का भाग है वो आपका मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल। यहाँ आपको क्रोड मेटल है, सीमा है, बाह्य क्रोड है। याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको जानना है। ये रेड कलर वाला क्या है? बाह्य क्रोड है। इसके अंदर में जो डार्क रेड है वो क्या है? आंतरिक क्रोड है। इमेज में आपको दिखाया गया है, आप इमेज को ऐसे हूबहू बना लीजिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। चलिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपरी परत क्या है? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सांहति में 33 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब अगर जैसे आप महाद्वीप सांहति मतलब स्थल से चेक करेंगे तो 35 किलोमीटर है, समुद्र के तल से केवल अंदर 5 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, यह महाद्वीपीय सांहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया से बनी है। किससे बनी है? सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है, जैसे खनिजों से बनी है। इसीलिए इसे Cl कहा जाता है। C से सिलिका तथा L से एल्यूमिना। याद रखिएगा, ये जो आपकी परत है किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनिया से बनी है। C से सिलिका और L से एल्यूमिना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? Cl कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सिमय अर्थात C से सिलिका और M से मैग्नीशियम कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो महाद्वीप की संहति है, जो महाद्वीप में ऊपरी सतह है वो किससे बनी है, और जो महासागर में है वो किससे बनी है? याद रखिएगा। चलिए ठीक है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपकी महाद्वीप परपटी, ये है महाद्वीप, ये है महासागर और ये है महासागर की परपटी। याद रखिएगा, ठीक है। इमेज में भी आपको दिखाया गया है। चलिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। जो पृथ्वी के आयतन का केवल 1%, जो परपटी ऊपर का हिस्सा है वो केवल 1% है। याद रखिएगा, 84% मेंटल है। तो जो मेंटल है वो कितना है? वो 84% है। याद रखिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। याद रखिएगा, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। क्या बनी होती है? निकिल लोहे की। आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। तो ये क्रोड की बात कर रहा है, ठीक है। जो क्रोड है आपका, याद रखिएगा, क्रोड, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है। और ये बनी किससे है? तो निकिल से बनी है और किससे बनी है? लोहे से बनी है। याद रखिएगा, इसे निफे
निकिल तथा फेरस भी कहते हैं। केंद्रीय क्रोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, याद रखिएगा। जो केंद्रीय क्रोड़ होता है उसका तापमान और अंदर का जो दबाव है उसके ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं शैल एवं खनिजों की। चलिए, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो पृथ्वी की परपटी को बनाने वाला कोई भी प्राकृतिक पिंड है उसे शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है, याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो है शैल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 इंपॉर्टेंट है। आग्नेय या इग्नेशियस शैल, अवसादी या सेडिमेंट्री शैल और कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल होती है, याद रखिएगा। क्या है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल। जो आग्नेय शैल है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्भेदी और एक होती है बहिर्भेदी, याद रखिएगा। इग्निशियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द से बना है मेटामॉर्फोस से जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछे जाते हैं कई बार। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट पूछता है कौन सा है? दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। दक्कन का पठार किन शैलों से बना है? बेसाल्ट से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, जो अंदर ही ठंडा हो जाए। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का दोनों का जो चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक शब्द आया है जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है, याद रखिएगा। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद क्या कहते हैं? जैसे शैल है, ये 2 शैल आपस में लड़ के टूट गई, इनके क्या हो गए? छोटे 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 खंड हो गए। इसे ही क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल तथा आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? अवसादी शैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। चलिए, कायांतरित शैल में परिवर्तित ये अवसादी शैल का चित्र है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित होती है। इंपॉर्टेंट है, कैसे परिवर्तित होती है? तो जो आग्नेय और अवसादी शैल है, जब इस पर उच्च ताप एवं दाब दोनों पड़ता है, कायांतरित शैलों में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। पूछता है चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में किस बदल जाता है, किसका उदाहरण है? तो ये कायांतरित शैल का उदाहरण है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी आपको इकट्ठा करना है।
कितना बढ़िया है। देखिए ये आपका है लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन भर भर के बने हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के याद कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र क्या है? एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाना सेल चक्र है। जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल आगे चल करके कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। जब कायांतरित सेल पर और अधिक ताप और दाब पड़ेगा तो पुनः किस रूप में आ जाएगा? अपने मैग्मा वर्जिनल रूप में। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रम चलता रहता है। जैसे देखिए ये है मैग्मा, तो ये सबसे पहले किस में बना? आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल क्या हुआ? ये देखिए टूट टूट के तलछट या अवसाद के रूप में आ गया। ठीक है, आगे चल करके ये किस में बनी? अवसादी सेल में। अवसादी सेल आगे चल करके किस पर बन गई? कायांतरित सेल पर। और फिर यही कायांतरित सेल आगे पिघल करके लावा में बन जाती है। यही क्रम चलता रहता है, इसे ही सेल चक्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, याद रखिएगा। चैप्टर 3 पर हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए, कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। किस में विभाजित है? प्लेटों में, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ऐसे वृत्त के रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आपको क्रियाकलाप में दिखाया गया ये, जैसे पानी घूम रहा है गोल गोल, ऐसे ही। चलिए, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित जो है उनको किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र में, उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर की तरफ घटने वाले जो बल हैं उनको अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बहिर्जनिक बल या एक्सोनिक फोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछे गए हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये इसी कारण से होता है, याद रखिएगा। चलिए, एक आपको मैप दिखाया गया है, छोटा सा डायग्राम है। ये है पृथ्वी की गति। दो बल काम करते हैं, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। ये आकस्मिक बल होते हैं जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन होता है। ऐसे अपनी नोट्स में बनाइएगा। ये पटल विरूपण बल होता है और पर्वत निर्माणकारी बल भी इसे कहा जाता है। बहिर्जनित बल क्या होता है? अपरदन और निक्षेपण है, नदी या बहता जल है, पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनद है। याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, एक शब्द मिला है स्थल मंडलीय प्लेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें क्या हैं? टिकी हैं। इन्हें ही स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। चलिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र होता है। मतलब मान लीजिए आपकी ज़मीन है तो यहाँ पर खुला एक छिद्र होगा, ऐसे लावा बाहर निकलता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। एंडो मतलब अंतः, एक्सो मतलब बाह्य। एंडोजेनिक, जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। एंडोजेनिक जिसकी उत्पत्ति अंदर होती है, एक्सोजेनिक जिसकी उत्पत्ति बाहर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
बहुत परेशान मत होइएगा। चलिए, अब ये है एक ज्वालामुखी का चित्र आपको दिखाया गया है। ये है परपट्टी, ये है मेंटल, ठीक है, और ये है मैग्मा का कोस्ट जो दिखाया गया है, और ये आपका लावा है, निकास वेंट है, ये क्रेटर है, गैस व राख है जो धुएं के रूप में निकल रहा है। इस इमेज को ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लीजिएगा तो आपको इससे क्या मिलेगा, फायदा। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां से कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो उसके एकदम निकट होगा उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं आपको इसी चैप्टर में समझा देता हूँ मैप के माध्यम से। ये आपकी जो लाइन है ये है प्लेट सीमा है, और ये देखिए बीच का हिस्सा क्या है, अधिकेंद्र है। तो अधिकेंद्र के सेंटर में यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, हानि होगी। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ये ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकल रही है, तो इन क्षेत्रों में कम हानि होगी। जहाँ पर अधिकेंद्र का सेंटर होगा यहाँ ज़्यादा होगा। उद्गम केंद्र, यहाँ से आपका भूकंप उत्पन्न हुआ है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है और भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको जरूर पढ़िएगा। कह रहा भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे। इन जो तरंग हैं इनके गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। गुजरात में भूकंप द्वारा एक विनाश हुआ है, उसका इमेज आपको दिखाया गया है। चलिए, एक कटिंग दी गई है पेपर की। भूकंप एक वस्तु स्थिति जो है अध्ययन है ये, ठीक है। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। शहर में आग, भूकंप प्रभावित आपातकाल की घोषणा, मुख्यमंत्री केंद्र से अपील, भुज की तबाही और ये स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। ये आपका जो है एक क्या दिया गया है, आपको एक पेपर की कटिंग दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि स्केल पर क्या मापी जाती, तो तीव्रता, ठीक है। चलिए, और भूकंप का मापन भूकंप लेखी से करते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होती है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 पॉइंट अथवा उससे अधिक होती वह शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक हो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये कैटेगरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में इसको छाप लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, बनाता है और भर भर के क्वेश्चन बनाता है। ये है आपका भूकंप लेखी यंत्र, आपको इमेज में दिखाया गया है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान आश्रय कहाँ ले, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर है आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार है अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना जो है विश्वास से क्या करना है, मतलब विश्वास से हमको करना है। मुख्य स्थलाकृति। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित मतलब जमा कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, नोट करिएगा, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला का एंजोल है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये पूछे जा सकते हैं कौन कहाँ है, तो इनको जो है अपनी नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा। इनको पूछ सकता है आपके एग्जाम में कौन सा जलप्रपात कहाँ है। चलिए, नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन। दृश्य का मतलब जो दिखने वाली भूमि है, उसका अपर्दन का मतलब क्या होता है? कटाव होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जल प्रपात बनाती है। जैसे देखिए, ऊंचाई से गिर रही है, ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो ऊपर क्या है? कठोर शैल है। ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए क्या है? मृदु शैल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प क्या है? नदी जब ऐसे ऐसे मोड़ बना करके बहने लगे तो उसे क्या कहते हैं? विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाते हैं। इस किनारे कटेंगे, इधर कटेंगे, इधर कटेंगे, इधर कटेंगे। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चापर झील कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये आपके तटबंध हैं। ये इमेज आपका विसर्प का है। ये है आप पर चापर झील। जैसे नदी यहाँ बही, बाद में ये हिस्सा अलग हो गया, यहाँ पानी भर गया, तो ये आपका चापर झील कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि जो है जिनको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लय मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। जैसे ये आपकी मुख्य नदी है, ठीक है, और ये देखिए ऐसे ऐसे आपको यहाँ क्या बताया गया है कि नदी का प्रवाह धीमा तो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे अब ये नदी है, इसका प्रवाह धीमा हो गया तो ऐसे 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 कई भागों में बट गए। इन्हें ही वितरिका कहा जाता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे और उनसे बने डेल्टा का नाम आपको लिखना है। चलिए, समुद्र की तरंगे। ये है आपकी समुद्री गुफा, ये है तटीय मेहराब और ये है स्टैक। चलिए, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बनते हैं? तटीय मेहराब बनते हैं। चलिए देखिए ना, ऊपर छत बची है, बीच का हिस्सा गायब हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि जब लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए, ठीक है, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर जो है वो पुलिन का निर्माण करती है। चलिए हिमनद के बारे में जानते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। क्या है? बर्फ की नदी है। सोचना, देख रहे हो कैसे दिखाया गया है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का कार्य करते हैं। चलिए पवन के कार्य हम आपसे चर्चा करते हैं।
क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू के डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, जो पवन है वो अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कारक होती है हवा। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग की आसानी से काटती है, इसीलिए शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिन्हें बालू का डिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकते हैं। ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपित किए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। चैप्टर 4 वायु। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा। ठीक है, और बार बार उनको रिवाइज करना होगा, तब जा कर के आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि आपकी नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी में तप्त होकर चल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। चलिए वायु के संगठन की बात करते हैं। कह रहा है वायु का संगठन। क्या आप जानते हैं वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिन्हें वायुमंडल में बड़ा भाग है, मतलब जिनका भाग ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। 4.1 के वृत्त रेखा में आपको दिखाया गया है वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 0.3%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी गैसें 0.4% होती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होता है? संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है।
परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल ईंधन के जलने से गड़बड़ हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ सकता है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, जिससे वायु चक्र चलता रहता है। चलिए वायु की संरचना की बात करते हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िएगा। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, तो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक चीज़ और है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस की परत यहाँ होती है। तो ओजोन गैस की परत और हवाई जहाज कहाँ होती हैं, मतलब कहाँ उड़ सकती है, तो वो समताप मंडल में, और ओजोन की परत समताप मंडल में है, दोनों याद रखिए। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर चल जाते हैं। बाह्यमंडल, यह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मौसम एवं जलवायु की बात करते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, मस्तिष्क उसके स्पीकर, मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है। तो ये याद रखिएगा, मौसम क्या है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? चलिए, जो पृथ्वी है इसको सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए तापमान की बात करते हैं और देखते हैं तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के जो परिणाम है उसको तापमान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो आतपन की मात्रा घटेगी, इसलिए आतपन उसी प्रकार घटाया जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये गर्मी जो है बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन वायु मार्ग जो गर्म वायु है उसको रोकते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है क्या? जल। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वायु दाब की।
यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा एनसीआर मतलब सीटेट आपसे इसी एनसीईआरटी से कि किस तरह के दाब से बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर, वायुमंडल से जब आप ऊपर जाएंगे तो दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। ये भी आपसे पूछता है सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो समुद्र के स्तर पर होता है, याद रखिएगा। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश, नम एवं मौसम के साथ जुड़ा है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। तो आपसे पूछेगा स्वच्छ आकाश किस कारण होगा, उच्च दाब के कारण होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वायु दाब सदैव मतलब जो वायु है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है या चलती है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जान लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तस्रावें फट जाएंगी और रक्त स्रावित होने लगेगा। चलिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवनी कहते हैं। चलिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति है उसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीने धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं, ठीक है, जो महीन धूल है। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना बहुत कठिन होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। स्थानीय पवनें, व्यापारिक पश्चिमी व पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी समय चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए चक्रवात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चक्रवात कैसे आया था? प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा जो है वहाँ बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग को तबाही से ग्रसित कर दिया। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिकोर से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ फेंक दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गई और इस चक्रवात ने क्या किया? भयानक तबाही मचाई। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। बाकी ये भी देख लीजिएगा, ये जो लिखा है, ठीक है, कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा खास। अब हम लोग चलते हैं आर्द्रता की तरफ। जो आर्द्रता है ये इम्पॉर्टेंट है। आर्द्रता में कुछ चीज़ें 2-3 लाइन जान लीजिएगा। आर्द्रता से क्वेश्चन बनते हैं। जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। कब? वायु में किसी भी समय जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब जिसको आप भाप कह सकते हैं, ठीक है, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में समय लगते हैं और हमारे शरीर से पसीना नहीं सूखता, जिसके लिए हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है
तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में न तैर सके, तब ये वर्षण के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई पड़ती। कहते नहीं, देखिए बादल के पीछे रास्ता बना है, जो बादल में रास्ता बना है हवाई जहाज के पीछे। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: समवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा, और ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि, ओला भी हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। ज्योग्राफी का चैप्टर 5, ये क्लास 7 की जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये क्लास 7th की है, ठीक है। अपने साथ एक कॉपी लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा, बैठिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं बताता चलूँगा। आप लोग चाहे अपना लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, और चाहे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको सुविधा हो। चलिए, एक शब्द लिखा है थलशाला। यह छोटे या घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जल के बारे में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनेगा? नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम बारिश, नल के जल के बारे में यही सब सोचते हैं, ठीक है। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव बना करके बहुत खुश होते हैं जब उसको तैराते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, और वह जल कहाँ चला जाता है? चलिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठंडा होने पर जो जलवाष्प है, जब ये ठंडी होती है तो संघनित होकर के बादल के रूप में बदल जाती है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, ठीक है। आगे कह रहा है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जलचक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो, ठीक है। एक प्रोसेस दिखाया गया है, इस प्रोसेस को समझिए। ये है नदी, आपका यहाँ से जल वाष्पीकरण हुआ, संघनित हुआ, संघनित होकर के बादल हुआ, फिर ये वर्षण हुआ, फिर आगे चल करके बह करके नदी में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं। अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? याद रखिएगा, अलवण जल ऐसा जल जिसमें नमक ना हो, जैसे नदी हैं, ताल हैं, सोते हैं, हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक होता है। मैप आपको दिखाया गया है, मैप आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लवणता, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को ही हम लोग लवणता कहते हैं। किसको कहते हैं? कि मान लीजिए 1000 ग्राम क्या है? पानी है, इसमें जो लवणता मौजूद है या जो नमक की मात्रा है, जो नमक की क्या होगी मात्रा, वही है लवणता। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब प्रति 1000 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम में 35 भाग उसका क्या होगा? लवण होगा। जल का वितरण हम सब जानते हैं, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। पूछता है कितना चौथाई भाग ढका है? 3/4। इंपॉर्टेंट है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है?
क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण दिया गया, आइए समझते हैं। देखिए, महासागर में 97.3% है, बर्फ छत्रक में 2% है, भूमिगत जल 0.68% है, झीलों का अलवण जल 0.009% है, नमकीन झीलें 0.009 है, वायुमंडल में 0.0019 है और नदियाँ 0.0001 है। इस प्रकार ये आपका 100% का क्या है, वितरण दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? महासागरों में मिलता है। चलिए, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, याद रखिएगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आपको ये कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं और दिख भी सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को क्या कर दे रहे हैं? बर्बाद कर दे रहे हैं। चलिए, ये आपको पेपर कटिंग दिखाया गया कि आपके पेपर में आपके यहाँ कुछ चीज़ें दी जाती हैं जो हमेशा इस पर गवर्नमेंट भी विचार करती है। महासागरीय परिसंचरण तंत्र क्या है? समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नमबालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि महासागरीय जल गतिमान रहता है कि नहीं, तो याद रखिएगा गतिमान रहता है, वह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत करके हम जैसे तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, 3 चीज़ों में पढ़ते हैं, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। इम्पॉर्टेंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होते हैं। जैसे ये समुद्र है तो ये इसकी ऊपरी सतह है, जब इस पे पवन बहेगी तो तरंग उत्पन्न होगी। जितनी तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, याद रखिएगा। अब आपको तरंग दिखाया गया है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौटती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। जैसे ये महासागर की सतह है, जल उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? इसे ही तरंग कहते हैं। पूछा जाता है, याद रखिएगा, तरंग किसे कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, सुनामी क्या होती है? सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित मतलब दूर तक जाता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक मापा गया था। ये तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है, याद रखिएगा। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, एक आपको सुनामी से संबंधित चीज़ें दी गई है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आ गया। महासागरीय तल लगभग 10 से 12 मीटर तक विस्थापित हो गया।
नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण नियमित अंतराल को भरने के लिए एक विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भी कहा जाता है पूरी तरीके से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है तो फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं क्या होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचाई स्थानों पर जाकर अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, ज्वार भाटे की बात करते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इतना याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। चलिए, कह रहा सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पूछा जाता है किसके कारण, तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की तरंगे एक सीध में होती हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। आपसे पूछेगा कौन सा ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। पूछता है गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होगी? भूमध्य रेखा के निकट एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है। पूछा गया है लेब्राडोर महासागरीय जलधारा कैसी है, जबकि गल्फ स्ट्रीम
गर्म जलधाराएं होती हैं। ऐसे याद रखिएगा, गर्म और गल्फ गर्म है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर आपको इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आगे कहा गया है, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलते हैं वहां कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। चैप्टर 6 क्या है हमारा? ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में है। बहुत बढ़िया से बहुत ही आराम से हम लोग ये जो है आगे चलेंगे। चलिए, ये कुछ चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। हमारा टॉपिक शुरू होता है अमेजन बेसिन के जीवन से। अमेजन बेसिन के जीवन में चलते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र को देखें। ध्यान दें, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा। पूछता है उष्ण कटिबंध प्रदेश किस रेखा के बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा की 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कितना डिग्री? तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व के अंध महासागर में पहुंचती कैसे है, इसके बारे में आपको जानना है। चलिए, जब स्पेन ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच हेड गियर, सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं? हेड गियर, घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को याद दिला दिया था। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। कैसे पड़ा था ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे ये नदी है, अब यहाँ आकर के वो समुद्र में मिल गई तो इसी स्थान को क्या कहा जाता है? इसे ही मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू को कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों में अपवहित होती है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है किन किन भागों में? तो ब्राज़ील में है और कहाँ है? पेरू में है, बोलिविया में है, इक्वाडोर में है, कोलंबिया में, वेनेजुएला में है। ठीक है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन प्रदेशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? चलिए, आपका ये मैप आपको दिखाया गया है, ठीक है। और ये है आपका अमेजन बेसिन, ठीक है। और इसका ये जो ब्लू कलर से है ये आपको पूरा इसका बेसिन दिखाया गया है। सहायक नदियाँ क्या हैं? यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। जैसे ये मुख्य नदी है, छोटी नदी आई यहाँ मिल गई, ये छोटी नदी आई यहाँ मिल गई, छोटी नदी आई यहाँ मिल गई। तो ये छोटी नदियाँ जो हैं वो मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं और अपनी सहायक नदियों के साथ जिन क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। चाहे बेसिन कहिए चाहे जल संग्रहण क्षेत्र कहिए। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? अमेजन बेसिन है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए, जलवायु की बात करते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन मतलब घने।
वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए। वर्षा वन में प्राणी जगत की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर होते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ की कुछ प्रजातियां भी यहाँ मिलती हैं। ब्रोमीलाइड के बारे में जानिए। एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्ना, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात कहते हैं वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि आगे कह रहा है महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। पूछा जाता है महिलाएं क्या करती है। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन से? कर्तन एवं दहन बारे में दिया गया है। इस पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे मिट्टी पोषक तत्व उसको मिल जाए और भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल को अन्य जगह उगाने के लिए जगह को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग पुनः उस भूमि के टुकड़े पर खेती जोतते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि आगे बात कर रहा है कि इनका मुख्य आहार मिनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। तो नगदी फसलों में क्या क्या है? कॉफ़ी, मक्का और कोको है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी जो छत है तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग में ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख रहे हैं वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती एवं सघन बंजर भूमि के रूप में बदल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है।
घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम आपको ढूंढना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर वन डेल्टा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का सीन आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चापर झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, आपको बताना है। चलिए जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1032 तथा बिहार का 1102 है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, या उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में आपको मिलेगा गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरे हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। पूरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं और कौन कौन से पेड़ नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां पाई जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर, ये देख रहे हैं, ऐसे खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके बल्कि आसानी से हो। चलिए आगे आप जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचरित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, अंधी डॉल्फिन या सूसू। चलिए, ये है झील के बारे में एक चीज़ है जिसको आप लोग जान लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वालों के प्रयासों में, चलिए बात करते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज पर ध्यान जो है केंद्रित करने और उसके प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात कर रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं।
इन शहरी तथा स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। क्या है? पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी यहाँ आपको देखने को मिलते। तो ज्योग्राफी जो क्लास 7th की चल रही है उसमें आज अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 7 रेगिस्तान में जीवन। आप अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठेगा। जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगी उनको अपने नोट्स में रख लीजिएगा, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना बहुत कठिन होता है। आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें कुछ स्थान आग की तरह गर्म, कुछ बर्फ की तरह ठंडे विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंडे या गर्म हो सकते हैं। इन स्थानों में कहीं भी थोड़े बहुत जल उपलब्ध होता है। लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। चलिए बात करते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला है। तो ये कहाँ है? ये है आपका उत्तर अफ्रीका में। पूछता है सहारा कहाँ है? ठीक है, सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने देशों से घिरा है? 11 देशों से ये क्या हुआ है? घिरा हुआ है, याद रखिएगा। ये देश हैं। अब ये भी पूछता है, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है, पश्चिमी सहारा है। पूछता है तो नोट कर लीजिएगा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा ऐसे, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन बजरी के मैदान के और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। देखिए ये वाला हिस्सा कितना ऊंचा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल सहारा रेगिस्तान एक समय से पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ, मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, पेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो जलवायु परिवर्तन किसी को भी बदल सकता है और ये इसका इतना बड़ा क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये 11 देशों को भी दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। कहाँ? अल्जीरिया के क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है। कहाँ? त्रिपोली में सबसे ज़्यादा तापमान
जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। आकाश बादल रहित निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है। रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इस ताप का विकिरण चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिर के हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे और हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। चलिए, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भिक्षु, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियों की भी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपको मरुस्थान दिखाया गया है। लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों को लोग रहते हैं जो विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेंट, ऊंट, घोड़े पशुधन को पालते हैं और जो पशुओं से इनको दूध मिलता है, इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। चलिए, सहारा में मरुद्यान मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सिम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, ये आपसे पूछता है, पहले इसको जान लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मरुद्यान बनाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं। खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफी लालेट मरुद्यान ऐसा एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला पूछा जा सकता है। चलिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंची कांच की खिड़कियाँ वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल गैस के कार्यों में क्या ढूंढ रहे हैं, नौकरी। चलिए, बात करते हैं लद्दाख। 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में जास्कर पर्वत। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां घाटियों एवं गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु पतली परत होती है। सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस करती। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यमरात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि क्षेत्र में आता है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है इमेज में आपका लद्दाख। चलिए दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सियाचिन हिमनद है, इंडस नदी है, ठीक है, शालोक नदी है, लद्दाख श्रेणी है, कारगिल है, गिलगित है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है।
यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य के ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपकी पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय की उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खा पाचान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछता है खा पाचान किसे कहा जाता है। वनस्पति एवं प्राणी जगत यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं प्लावर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रिस्टॉर्ट, तिब्बती स्नेकॉक, रैवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशु में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, याद रखिएगा। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना, सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख में तिब्बत मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, से, लामायूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों को अपने आपको व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी हैं। वे केवल घर के खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह की जो लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? चलिए ठीक है, आगे। यह है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। बर्फ़ से मार्ग इसके मार्ग से जो बर्फ़ पड़े रहते हैं उसको हटाया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिमनद की सैर, उत्सव अनुष्ठानों को देख यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक होते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे साधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते और कुछ व्यर्थ नहीं करते। प्यारे साथियों, इस प्रकार आपकी ये जो महामैराथन है, ये महामैराथन आपकी कंप्लीट होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट थी अंडरलाइन के माध्यम से करवाई गई। आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आपको अब की बार अच्छा रिस्पांस देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है प्यारे साथियों, क्योंकि अगली बार से सिलेबस बदल जाएगा और सीटेट बहुत कठिन होने वाला है। तो प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपको लग करके ज़बरदस्त मेहनत करना है और बहुत अच्छे मार्क्स ले आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यारे साथियों।